गाने बजा रहा मैं इंटरव्यू वाले को नहीं मैं सारे होना गल करता कि ये नाल उसने प्रिया में यहाँ का इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए यहाँ एक इन्वायरमेंटल प्लान बनाया गया है गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक। उसमें एक एस्पेक्ट ये भी था कि प्रॉपर सैनिटेशन टाउन का किस तरीके से मेंटेन किया जाए। तो इस बार जो हमने इन्वायरमेंटल प्लान यहाँ डिस्ट्रिक्ट का भेजा है उसमें ये कंपोनेंट यहाँ जो म्यूनसिपल कमेटी है उसके चेयरमैन साहब आरिफ साहब और उनकी टीम पूरी काउंसलर्स साथ में सारे और ईओ साहब इनकी कोशिशों के वजह से इनकी मेहनत से इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ एक प्राइवेट तरीके से सैनिटेशन का यहाँ काम जो होगा ये आउटसोर्स किया गया है। इसमें आज नेशनल डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको ये 7.5 लाख के करीब कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने दिया है, जिसमें महीने का कॉन्ट्रैक्ट है वो, जिसमें प्राइवेट तरीके से जैसे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आपने देखा होगा या किसी और कॉरपोरेशन में, क्योंकि इनके पास सबसे बड़ा हैंडीकैप जो था आरिफ साहब के पास मैन पावर नहीं थी। हम रोज़ इस पर डिस्कस करते थे कि शहर का नक्शा कैसे बदला जाए, यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ की साफ़ सफाई। तो ये एक हैंडीकैप लगता था कि इनके पास मैन पावर जो थी वो कम थी, इसलिए उसको पूरा करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए ये आउटसोर्स किया गया है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो पुराने हमारे सफाई कर्मचारी हैं सरकारी वो काम नहीं करेंगे, वो अपना काम करेंगे और उनको स्ट्रेंथन करने के लिए प्राइवेट के लोग भी साथ साथ विज़ाविज़ रहेंगे। तो इसमें मेरी तरफ से और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की तरफ से आरिफ साहब और उनके काउंसलर्स जितने यहाँ टीम है, ईओ साहब, पूरे म्यूनसिपलिटी को इनको मुबारक है कि इन्होंने इस इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट का आज शुरुआत यहाँ से की। और इस ज़िला के अंदर जो कोऑपरेशन अभी तक पब्लिक की तरफ से मिला है वो काबिल तारीफ़ है और पूरी आवाम जो कंधे से कंधा मिलाकर इस वक्त डेवलपमेंट की तरफ जो है वो बढ़ रही है आगे। कोरोना की जंग भी साथ साथ लड़ रहे हैं। इनके कोऑपरेशन से, कोशिश से पब्लिक की आज पॉजिटिव रेट जो है कम आया है। आज लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो रिलैक्स की गई हैं। नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। जेके न्यूज़ ब्रेक में आपका वेलकम है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट की एक ज़िद थी कि हाँ जी के सरकार अगर 50% पैसेंजर्स के ऊपर अगर गाड़ी चलानी है तो सरकार किराया 50% बढ़ा दे, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त जो है ट्रांसपोर्ट इस वक्त थोड़ा नरम स्वभाव में आ चुके हैं और इस वक्त जो है वो कल से जो है गाड़ियाँ जो हैं जम्मू के रूट्स पर दौड़ना शुरू कर देंगी। और हालांकि कहीं ना कहीं अभी देखने को मिला है कि जो लोग हैं काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियां हैं पूरी तरह से नहीं चल रही हैं और ना ही लोगों की पूर्ति को पूरा कर सकती हैं। हमारे साथ विजय सिंह चिप जी हैं जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रधान हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे। प्रधान साहब, पहले तो आपका वेलकम है। क्या फैसला लिया गया आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? हाँ, धन्यवाद। आपने देखा जब ये परसों गाइडलाइन आई तो सरकार की तरफ से वही थी 50% सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से। तो कल हमें शाम को बुलाया गया तो उसमें हमें फुल कैपेसिटी के हिसाब से चलने की अनुमति दी गई, लेकिन कुछ जगह इन्होंने थोड़ा पाबंदियां रखी हैं। ऑलमोस्ट 90% जो हमारी ट्रांसपोर्ट है वो फुल कैपेसिटी के हिसाब से गाड़ियां चलेंगी। तो देखिए, जब ये सरकार ने ऑर्डर किया था तो उस टाइम लॉकडाउन तो 1 महीना हुआ, हमने उससे 10 दिन पहले ही गाड़ियां बंद करके रखी थी। तो आज हमारी एक मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद हमने डिसीजन लिया कि कल जो हमारी ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो बसेस है, मिनी बसेस है, टैक्सी है, ऑटो है, ये कल से हम चलाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट को क्योंकि अड़ियल रवैया हम नहीं अपनाएंगे, क्योंकि आज इस कोरोना महामारी में लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। तो अगर सरकार ने हमें आदेश दिया है फुल कैपेसिटी, मुझे नहीं लगता कि लोग घरों से बाहर निकलेंगे, तो फुल कैपेसिटी हमारी होगी। तो आप एक चीज़ देखिए कि अगर हम ये महीने बाद भी चलाएंगे तब भी ऐसा ही हमारे साथ होगा।
तो हमारा जो मेन ड्राइवर कंडक्टर, एक तो वो बेचारा 1.5 महीने से घर में भूखा है, दूसरा लोगों की इतनी परेशानी है कि जो मज़दूर लोग हैं हमारी गाड़ी में बैठते हैं, चाहे वो किसी दुकान पे लगा हुआ है, चाहे वो रेडी फड़ी लगाता है, चाहे वो सब्जी लेने जाता है, तो मेटाडोर में ही बैठता है, क्योंकि अमीर लोगों के लिए कार है। तो आज हमने पूरी बलादरी, हमारी अध्यक्ष हमारे चेयरमैन TS वजीर साहब और सभी ग्रुपों ने मिलके हमने फैसला लिया है कि कल से जो हमारी गाड़ियां हैं वो जितनी ज़रूरत होगी उतनी चलाएंगे। और मैं आपके माध्यम से खासकर जनता से भी अपील करूंगा कि आपके लिए ही सर्विस हमने शुरू की है, आपको मद्देनज़र देखते हुए, लेकिन प्लीज़ आप मास्क डाल के आएँ और सैनिटाइज़र अपनी जेब में रखें, और हमारी गाड़ी में भी होगा। मैं अपील अपने ड्राइवर और कंडक्टर से भी करूंगा कि आप कल गाड़ियां पहले धो के सैनिटाइज़र करके और फिर निकालिए। तो हम धन्यवाद करते हैं गवर्नर साहब का, क्योंकि हमारी जो मुख्य मांगें अभी हैं वो पेंडिंग है, क्योंकि सरकार ने कल हमें अगर थोड़ी रिलीफ दी है तो हम कोशिश करेंगे उसको मेंटेन रखेंगे। अब मैं आपके माध्यम से सरकार तक भी ये बात पहुंचाऊंगा। रही जो हमारी पेंडिंग डिमांड्स है, जिसमें ड्राइवर कंडक्टर पिछले 1.5 साल से, और ट्रांसपोर्टरों के जो टैक्स हैं वो भी 1.5 साल से चढ़ रहे हैं। ऊपर से आप देखिए बैंक से हमने कर्ज लिए हैं, प्राइवेट फाइनेंस से हमने कर्ज लिए हैं। तो मुझे लगता है गवर्नर साहब, हमारी जो जायज़ डिमांड्स है, जैसा हमें 3-4 दिन का टाइम मिला है, तो हम कोशिश करेंगे कि रूबरू गवर्नर साहब के सामने बैठ के, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बोलते हैं हो सकता है गवर्नर साहब तक नहीं पहुंचती हो। तो चलो ये थोड़ा रिलीफ मिला, इसलिए हम लोगों को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए कल से हमारी ये जो ट्रांसपोर्ट है वे चलेगी। चिप साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये ट्रांसपोर्ट जो है 100% कैपेसिटी के साथ और 50% कैपेसिटी के साथ किस किस रूट पे चलेगी? देखिए, कुछ सिटी रूट्स हैं जिसमें 50% से अगर सीटिंग कैपेसिटी है, लेकिन वहाँ हमने डिमांड की है कि किराया हम डबल आपको देना पड़ेगा। मगर मुझे नहीं लगता कि लोग घरों से बाहर निकलेंगे, सीटिंग कैपेसिटी फुल होगी। हम गाड़ियाँ उतनी निकालेंगे ज़रूरत के अनुसार। जब ये धीरे धीरे ट्रेन पटरी पे आएगी, लोग घरों से बाहर निकलेंगे, मुझे लगता है तब तक ये सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। चिप साहब, आपका कहने का मतलब है कि आपकी जो मेटाडोरें और बसेस होंगी रोटेशन के हिसाब से निकलेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, SRTC को आपने देखा ही होगा, जितने दिन हमारी ट्रांसपोर्ट बंद रही तब वहाँ उस गाड़ी में कोई SOPs नहीं थी। डॉक्टर जिसे हम भगवान मानते हैं, वहाँ कोई उनकी गाड़ियों में कोई बंदिश नहीं थी। खचाखच भरी गाड़ियाँ, मैंने तो कई गाड़ियाँ ऐसी देखी SRTC की जिसमें 100+ सवारियाँ थी, क्योंकि उस 60 सवारियाँ कैपेसिटी है उस गाड़ी की, तो खचाखच भरी होती थी। आप लोगों ने भी काफ़ी उसको काफ़ी वीडियोस देखे हमने, लेकिन अगर इसकी जगह हमारी गाड़ियाँ होती तो मुझे लगता है कि वो गाड़ी रिलीज़ नहीं होती। लेकिन बाकी अगर सरकार के पास कानून नाम की कोई चीज़ थी तो मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि क्या सरकार ने इन पे कोई कार्रवाई की नहीं। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो ड्राइवर और कंडक्टर है, अगर वो काफ़ी सारी जानें लेके चलेगा तो उसमें हमें ये नहीं पता कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से खासकर अपने ड्राइवर को कि अपने आप को भी बचाएं और सवारी जो हमारी भगवान का रूप होता उसको भी बचाएं, और गाड़ी धो के निकलें और सैनिटाइजर जो है वो गाड़ी में रखें। ये थे हमारे साथ विजय सिंह चिप जी, जो कि एसोसिएशन के प्रधान हैं। आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ी जो इस वक्त जो रिलीफ वाली बात है कि जम्मू के लोगों के लिए कि कल से जो है गाड़ियाँ हर रूट पे चलेगी, किसी जगह पे 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगी और किसी रूट्स पे 100% कैपेसिटी। लेकिन अब देखना ये है कि लोग उस चीज़ को किस तरीके से फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर अपने आप को हम बचाएंगे, मास्क पहन के गाड़ी में बैठेंगे, सैनिटाइजिंग करके अपने आप को गाड़ी में बैठेंगे, तो कोई वजह नहीं है कि कोरोना हमारे पास फट भी सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने इन चीज़ों को ध्यान में रखकर गाड़ी में चढ़ना है और उतरना है। अनिल गुप्ता, जम्मू। got a meeting.
मीडिया बंधुओं का आम आदमी पार्टी के इस ऑफिस में आप सबका स्वागत है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन मकसद है कि पिछले लगभग 4 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर, पर्टिकुलरली जम्मू के अंदर एक माइनिंग के नाम पे लूट जो हो रही थी, उस लूट का ही जो फ़ायदा जो ब्यूरोक्रेसी जम्मू कश्मीर के अंदर और उसके बाद उनके जो पॉलिटिकल बॉस जो जम्मू कश्मीर की रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज थी, चाहे वो उस समय जम्मू कश्मीर सरकार के अंदर या केंद्र सरकार के अंदर वो जो बॉस बैठ के जो लूट कर रहे थे, और पिछले दिनों उस लूट की जो बंदरबाट थी उसका जो उजागर हुआ सीन कि बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने एक एलिगेशन लगाया कि जम्मू कश्मीर में जो माइनिंग की लूट हो रही है उसका फ़ायदा, उसका हिस्सा सीधा पीएमओ ऑफिस को जाता है। आम आदमी उसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, सामने आना चाहिए। जो इलीगल माइनिंग के नाम पे एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में लगी थी, सरकार जो कि एक वेलफेयर स्टेट है उसको फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल काम करना चाहिए था। उस इलीगल माइनिंग पे इलीगल तरीके से रेत, बजरी, पत्थर का रेट मनमानी तरीके से वसूला गया। जम्मू कश्मीर सरकार और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके बाद कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई कि जिसके तहत एक रेट फिक्स किया जाए, जो जनता की लूट होती रही और जनता सफ़र करती रही। इस वेलफेयर स्टेट के अंदर जो सरकार की एक जिम्मेवारी होती है कि लोगों के हितों की कैसे रक्षा की जाए, वो सरकार बिल्कुल पूरे तरीके से विफल रही है। और आम आदमी पार्टी ये मानती है कि जो सरकारें इसी तरीके से जनता को लूट रही हैं, उन सरकारों के खिलाफ जनता को लामबंद होना बहुत जरूरी है और आज इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है। और इंक्वायरी से पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ ऑफिस में बैठे हुए हैं, उनकी रेजिग्नेशन बहुत जरूरी है। जब तक उनकी रेजिग्नेशन नहीं होगी तब तक एक साफ सुथरी इंक्वायरी नहीं हो सकती। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि जनता के हितों की रक्षा के लिए इमीडिएटली इंक्वायरी करवाई जाए और जो जनता की लूट हुई है उसका दोषी ठहराया जाए और जो पब्लिक एक्सचेंजर का लूट हुई है उसके ऊपर जो 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 दोषी पाए जाए उनको सजा दिलाई जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ ब्रेक मोहनलाल छिबर के साथ, और हम आपको नौशहरा की कुछ तस्वीरें बताना चाहेंगे कि एक वृद्ध महिला जो 25 साल से नौशहरा बस स्टैंड के पास रह रही थी, और बस स्टैंड के ऊपर ही आप देखेंगे कि एक वेटनरी का पुराना हॉस्पिटल था और उस हॉस्पिटल को आज आदेश मिला था कि इसको खाली कराया जाए, क्योंकि महिला को जो है वृद्ध आश्रम वाले लेके चले गए थे और वहाँ कुछ गंदगी के तौर पे जो है उसे साफ़ करवाने के लिए आदेश दिए गए थे म्यूनसिपल कमेटी को। और म्यूनसिपल के कुछ लोग जो है वहाँ जब पहुँचे और वहाँ का जो दृश्य देखा उन लोगों ने, वो एक बड़ा चौंकाने वाला दृश्य है कि उस बुजुर्ग महिला ने
जो कि 25 साल लगातार भीख मांग करके अपना गुजारा किया और अपनी रोजी रोटी तो उसकी भीख ही थी जो कि वो मांगा करती थी। और उसने मांगने के बाद भी एक बहुत बड़ी बात के मांगने के बाद भी उसने उस पैसे को जो है ऐसी जगह नहीं इस्तेमाल किया और ना ही खुद खाया, ना ही किसी को दिया, ना ही किसी को बताया। और अपने रूटीन में जिस रूटीन से वो भीख मांगती थी उसी रूटीन से वो भीख मांगती रही। लोग जो है अक्सर देखा जाता है कि जो मांगने वाले होते हैं वो जरूर कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको दोपहर को पी लेंगे और शाम को शराब पी लेंगे, लेकिन उस महिला के पास आज जो चुकाने वाली चीज़ नज़र आई कि 3 करोड़ जो है पैसे उसकी महिला से निकले, क्योंकि लोग यही समझ रहे थे, म्यूनसिपल कमेटी यही समझ रही थी जो पोटलियाँ बांधी हुई हैं जो कचरा है, कचरे के तौर पर उसे फेंकने के लिए जब पोटलियों को खोला गया तो एक के बदले एक और करते करते 3 करोड़ जो है वो आप देख रहे हैं कि पैसे जो है उस महिला के पास से निकले हैं। लाखों की प्रॉपर्टी यही थी उस महिला के पास जो कि लाखों रुपए क्रेट में भरे हुए हैं। और चिल्लर आप देखना चाहें कि चिल्लर जो है वो भी एक थैला पूरा चिल्लर है, और फिर भी उस महिला के अंदर ऐसा कुछ भी घमंड नहीं आया कि आज मैं जो है भीख ना मांगूं और इस पैसे को खा लूं, अपना पेट भर के खाना खाऊं। लेकिन ऐसा कुछ भी उस महिला ने नहीं किया और लगातार वो भीख मांगती रही और अपना गुजारा करती रही। लॉकडाउन के टाइम की अगर बात करें तो लॉकडाउन के टाइम भी लोगों ने जो है उसको खाना जो है वहाँ जाकर के खिलाते रहे, लेकिन उस महिला ने ये पैसा जो है वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। और आगे देखते हैं कि इस पैसे का होता क्या है। हम अपने चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ बताना चाहेंगे और लोगों की ये एक बड़ी डिमांड है कि वो पैसा जो है काउंटिंग करके उस महिला के खाते में डाला जाए, या जो वृद्ध आश्रम उस महिला की देख रेख करेगा उस वृद्ध आश्रम को ये पैसा दिया जाए, ताकि इस महिला को आने वाला जो बुढ़ापा है वो ठीक से निकल सके और इसकी मेहनत का पैसा है ऐसी किसी भी गलत जगह पर ना लगाया जाए, या ऐसा किसी के अकाउंट में ना डाला जाए जो कि इस महिला की आत्मा जो है वो लोगों को बदवा दे। हम अपने चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को फिर कहेंगे कि इस पैसे को महिला के अकाउंट में डाला जाए, या जो वृद्ध आश्रम इसको ले रहा है उस वृद्ध आश्रम के अकाउंट में डाला जाए, ताकि लोगों की सेवा हो सके। ये लोगों की पैसा है, लोगों का पैसा है, घर का पैसा है, और लोगों ने इस बुजुर्ग महिला के लिए दिया था और इस महिला का ही अकाउंट में ये पैसा जाना चाहिए। आप देख रहे थे जेके न्यूज़ ब्रेक मोहनलाल छिबर के साथ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे आर्फन बच्चे रह गए कोविड-19 के कारण, जो लोग जिनके पेरेंट्स चले गए दुनिया से, उनको रिलीफ देने के लिए बहुत बड़ा पैकेज एक अनाउंस किया है। उन बच्चों को पढ़ाई के लिए, पढ़ने के लिए पूरी हेल्प उनकी की गई है, और जब वो बच्चे 18 साल के हो जाएंगे उनको और फंड दिया गया है, और जो बच्चे 23 साल के हो जाएंगे उनको 10 लाख रुपया उनको फिर दिया जाएगा, और वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं जहाँ भी वो पढ़ना चाहें। इसके साथ साथ उसका जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट पे करेगी। ये सारा पैसा जो पीएम केयर फंड है उसमें से दिया जाएगा। इसी तरह उन बच्चों को 5 लाख का आयुष्मान भारत के तहत 18 साल तक उनको उनकी इंश्योरेंस भी की जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ी राहत है। प्लस बच्चों के लिए जो स्कूल एजुकेशन में होंगे उनके लिए 20,000 रुपया, जो कॉलेज एजुकेशन के लिए बच्चे होंगे उनको 40,000 रुपया, और इनके साथ और भी सोशल वेलफेयर की बहुत सी स्कीम्स अनाउंस की हैं। और ये एक बहुत बड़ा काम, वैसे तो जब से प्रधानमंत्री इस देश की बागडोर संभाली है 7 साल में, उन्होंने अनेक पैकेज, चाहे जम्मू कश्मीर के लिए चाहे देश के लिए, विशेषकर हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत से पैकेज उन्होंने दिए हैं। चाहे लास्ट टाइम जो कोविड आया था तब भी उन्होंने लेबर्स के लिए अलग अलग दुकानों को, हर एक कोई ऐसा फील्ड नहीं था जिनके लिए उन्होंने मदद नहीं की थी। इसी तरह इस बार जे वाला जो पैकेज अनाउंस किया है, खासकर आर्फन बच्चों के लिए, जो बच्चे रह जाएंगे उनकी पढ़ाई
ना रुके, उनकी बाकी डेवलपमेंट ना रुके, उनका परिवार ना रुके, उसके लिए ये जो बहुत बड़ा आज एक पैकेज किया है। मैं यही अपने आज मेरे साथ ऑनरेबल डिप्टी मेयर पूर्णिमा जी, हमारे हेल्थ एंड सैनिटेशन के चेयरमैन हमारे नरेंद्र जी, और इस विभाग को जो हमारे कॉर्पोरेशन के अंदर सोशल जस्टिस कमेटी है जो मेन, वो इसी को देखती है। ये अपने उनके हमारे चेयरमैन हैं कुलदीप सिंह जी चिप जी, तो ये भी मेरे साथ हैं। मैं यही अपने साथियों के साथ 75 के 75 कॉर्पोरेटरों के साथ यही प्रार्थना करता हुआ कि किसी भी वार्ड के अंदर कोई ऐसा परिवार कोई ना रह जाए जो इस स्कीम का लाभ ना उठा ले। बाकी पूरी स्टेट के अंदर मुझे आशा है कि हमारे जो जितने भी पंची सरपंचेज हैं वो इस स्कीम का फायदा उठाएंगे। और मीडिया मित्रों को मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके ध्यान में भी कोई ऐसा दाएं बाएं आपके मोहल्ले में जहाँ आप लोग रहते हैं कोई परिवार ऐसा हो, इमीडिएट उसकी मदद करें ताकि उस बच्चे की पढ़ाई ना रुके, उस परिवार को और किसी किस्म की परेशानी ना आए। यही आज के दिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही पूरे जम्मू कश्मीर की जनता को अपील करता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। हेडमास्टर पीएस और पीएस चकपुर आ रहा है। जी सर, बताइए ये डिस्ट्रीब्यूशन जो आप कर रहे हैं, ये हम एमडीएम जो है पहले जो है कुकिंग करके देते थे, चूँकि कोविड की वजह से हम कुक नहीं कर सके, बंद रहे स्कूल, लॉकडाउन था, तो अब हम इनको ड्राई फार्म में दे रहे हैं मई और अप्रैल और मई का। तो इससे पहले जो है पैसे भी डालते हैं हम इनको, फिर यही पैसा डीबीटी में जो खर्चे हम स्कूल में करते थे वो पैसा हम इनके अकाउंट में डालते हैं। जी पहले नाम लिखा नाम लिखा है जान साहब से। किस क्लास में ख्याल से ये कोई ऐसा मसला नहीं है ये कि लॉकडाउन वगैरह, इससे बेहतर था कि लॉकडाउन ही किया जाता मजीद 10-15 दिनों में, और फिर 2-3 दिन 4 दिन खोलते। दुकानदार हजरात दुकान खोलेंगे, 2 दिन दोबारा साफ करेंगे, फिर दुकानें बंद करेंगे, या मतलब इससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी पैदा हो गया। या ट्रांसपोर्ट तो चल रहे हैं, लेकिन जब दुकान ही बंद होंगी, कारोबारी मराकज ही बंद होंगे, तो आएगा कौन?
तो एक कन्फ्यूजन, एक गैर-यकीनी माहौल इससे पैदा हो गया है। तो मेरे ख्याल से अब सरकार की अपनी मंतक है, उनका अपने फैसले है यूपी गवर्नमेंट के। तो लेकिन होना ऐसा चाहिए था कि अगर सिचुएशन कोरोना की बहुत खतरनाक है, बहुत गंभीर है, तो इस सूरत हाल में मजीद 10 दिन 12 दिन अगर इंतज़ार किया जाता और उसके बाद ये खोला जाता, अनलॉक प्रोसेस शुरू किया जाता तो वो बेहतर। ताजरों का कहना यही है कि ये एक बाउंडा मजाक है, क्योंकि उन्हें करीब 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा 25 दिनों के दौरान। वो मजीद 200-400 करोड़ का नुकसान उठाने के लिए तैयार थे। लेकिन अगर ईज होता, अगर वो दुकानों पर बैठते, सवेरे दुकानें खुली, फिर एडमिनिस्ट्रेशन आई, कंसर्न पुलिस भी आया और जो मुतलका इदारे है वो भी आए, तो उन्होंने दुकानें बंद की थी। कुल मिला के एक कन्फ्यूजन सा पैदा हो गया था, उन्हें भी पता नहीं था और सरकार ने भी हाईवे में फैसला निकाला, उससे पहले शायद इनको एतमाद में नहीं लिया गया था, इसलिए ये कन्फ्यूजन पैदा हो गया। मैं डॉक्टर यासिर राथिर, प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो पैंडमिक है, कोविड-19 का पैंडमिक है, उसकी वजह से और उसके साथ जो एसोसिएटेड फैक्टर्स है, जैसे आपने कहा कि लॉकडाउन था या जो कोविड-19 के साथ जो दूसरे तदाबीर करने पड़े हमें, जो गाइडलाइंस थी जैसे क्वारंटीन होना, आइसोलेट होना, उनकी वजह से ज़हनी सेहत पे तो असर पड़ा। जब भी आप किसी ऐसी चीज़ से गुज़र रहे हों जो क्राइसिस का दौर है, जैसे ये एक पैंडमिक है, ये क्राइसिस थी, ऐसी पूरी दुनिया में देखा गया, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट था कि इंसान को सरवाइव करना था। तो इसमें ये ज़रूरी है जब आपको कोई थ्रेट, वर्थलेसनेस की फीलिंग आए, तो उनको चाहिए कि बिल्कुल उस टाइम दे शुड उनको बात करनी चाहिए, टॉक अबाउट इट इवन टू देयर फैमिली, या अगर फैमिली के साथ बात नहीं कर सकते, प्रोफेशनल हेल्प सीख करें उस टाइम, फ्रेंड्स के साथ बात करें, अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके एक्सटर्नल रिसोर्सेज लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, उनके साथ बात करें इसके बारे में। हमारी जो हेल्पलाइन है, हमारा अपना यहाँ पे जो इमहांस का इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंसेज के मोस्ट ऑफ द जो हमारे फैकल्टी के नंबर हैं वो पब्लिक डोमेन में हैं इस टाइम, एज़ पर ऑर्डर्स ऑफ ड्यूकॉम केयर कोविड-19 जो सेंटर है, वहाँ पे हमारे उनकी भी हेल्पलाइन, वहाँ पे हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं राउंड द क्लॉक, वहाँ पे उन नंबरात पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी हेल्प सीख कर सकते हैं। Chief guest, GOC sir, 13 Sector Commander sir, 48 RF CO sub, all Cheshire, brave army soldiers and all other prominent personalities sitting here. आप सबको मेरे दिल की गहराइयों से और मेरे देश की तरफ से जय हिंद, जय भारत। इस खास ओकेजन पर हमारी इंडियन आर्मी ने, चाहे वो देश की सरहद हो, चाहे वो मिलिटेंसी हो, चाहे वो देश में भूखमरी हो, चाहे सलाख की हालत हो, हमारी इंडियन आर्मी ने अपनी जानों की परवाह न करते हुए हमारे देश के लोगों का साथ दिया, हमारे देश की रक्षा करते हुए, अपने प्राणों को निछावर करते हुए अपने देश पर कुर्बान हो गए। आओ दोस्तों, झुक के इन शहीदों को, वो लोग जिनका खून देश के काम आता है। इस सेना में देश के नौजवान युवक को भर्ती किया जाता है। ये ऐसे नौजवान युवक होते हैं जिनमें देश के लिए मर मिटने का जज्बा होता है। वतन वालों, वतन वास्ते शहीदों के कफन न बेच देना। थर के जलते रेगिस्तान में और करगिल की लहू को सर्द करने वाली बर्फीली ठंड में भी बिना ये बिजली धुएं के तैनात खड़े रहते हैं। इनकी हिम्मत और बलिदानी की वजह से अपनी जिंदगी देश के लिए कुर्बान कर दी। दोस्तों, जब तुम शहीद हुए थे, ना जाने कैसे तुम्हारी माँ सोई होगी।
दोस्तों, जब तुम शहीद हुए थे न जाने कैसे तुम्हारी माँ सोई होगी। एक बात तो तय है, तुम्हें लगने वाली गोली भी 100 बार रोई होगी। भारतीय सेना जब वर्दी धारण करते हैं तब उनके अंदर एक अलग तरह का जज्बा होता है। एक बाजी क्यों ना लगानी पड़े, वो अपनी जानों की बाजी लगाने से पीछे नहीं हटेंगे और सलूट करते हैं। काबिले एहतराम हमारे कमांडिंग ऑफिसर साहब, सन 1971 के बीच में मैं मलेशिया का रिक्रूटमेंट हुआ था श्रीनगर के बीच में। हमारी बटालियन तरल के बीच में थी, तो जीआर हमारे साथ थी वहां और लेवर मराठा, और दुश्मन ने हमारे इलाके पर 165 किलोमीटर के ऊपर उन्होंने कब्जा किया। हाई कमांड से हमारे कमांडर, ब्रिगेड कमांडर धन्यवाद बहुत बहुत। वेरी गुड। आदरणीय सरदार बेगम वाइफ ऑफ लॉन्च नायक मलिक मोहम्मद इकबाल जी, आप हमारे चीफ गेस्ट हैं। कैप्टन रबीर साहब, रतीब साहब, आपकी पेरेंट्स में और आपके तजुर्बे के साथ जिस तरीके से आप बच्चों को यहाँ के लोकल जानकार लोगों को लेके आ पाए हैं, इस इवेंट पे इसने इसकी शोभा बढ़ाई है। बच्चों का इन्वॉल्वमेंट इस इवेंट में आने वाली जनरेशन को 71 वॉर क्या थी, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में इंस्पिरेशन भी देगा और डेफिनेटली उनका थोड़ा नॉलेज भी बढ़ाएगा। कुछ एक बच्चे जैसे यहाँ हैं, और ये जो आज हम स्वर्णिम विजय वर्ष का मशाल लेके आए हैं, दिल्ली में जब वॉर मेमोरियल बना, नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली में बना, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसको बनवाया था। उस समय 71 वॉर के जो 50 साल 2021 में हो रहे हैं, उसको कमोरेट करने के लिए उस वॉर मेमोरियल से ये मशाल देश के चारों दिशाओं में भेजी गई थी, और ये वापस वॉर मेमोरियल में पहुंचेगी और इस तरीके से 50 साल मनाए जाएंगे। हर एक इंसान ने सिविल पोर्टर, फौजी पोर्टर, फौजी जिन्होंने 71 की लड़ाई में अपनी शहादत दी, कुर्बानी दी, उनकी याद में ये मशाल हर जगह भेजी जा रही है। उन लोगों से जुड़े हुए परिवारजनों से मिला जा रहा है, उनका धन्यवाद किया जा रहा है। ये देश उनका ऋणी है। नमस्कार, मेरा नाम है सोनिया। मैं 6 साल की। आज मैं आपको